मैं मनोज सिंह। आज हम रशिया और यूक्रेन की समस्या पर वार्ता करेंगे तथा अपनी इस वार्ता के दौरान यह जानने का प्रयास करेंगे कि रशिया और यूक्रेन की समस्या का समाधान होता क्या दिखाई पड़ रहा है। क्या तृतीय विश्व युद्ध होने के बाद इस समस्या का समाधान होगा या दोनों राष्ट्र समझौते की मेज पर आकर इस विकराल समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जब हम इस समस्या को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े प्लेयर के रूप में महाशक्तियां शामिल हैं और यूक्रेन को बार बार उकसा रही हैं युद्ध को जारी रखने के लिए। क्या यूक्रेन मास लेवल पर इस त्रासदी को झेलने के लिए तैयार है? अभी तक जो युद्ध की सिद्धांत है उसके हिसाब से रसिया ने यूक्रेन के नॉन सिविलियन एरिया पर आक्रमण कर रहा था, मिलिट्री बेसिस को ध्वस्त कर रहा था तथा तमाम प्रकार के आयुधशालाओं को नष्ट करने का प्रयास कर रहा था, एयरपोर्ट को ध्वस्त कर रहा था। लेकिन अब रसिया वहां के सिविलियन एरिया पर आक्रमण करना शुरू कर दिया है, वहां की आदिवासी बस्तियों के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में यह युद्ध की रणनीति होती है कि पहले मिलिट्री एरियाज पर आक्रमण किए जाते हैं, मिलिट्री बेस पर आक्रमण किए जाते हैं। जब उसकी कमर तोड़ दी जाती है तो उसके बाद सिविल एरिया पर आक्रमण किए जाते हैं। तो जब नागरिक एरिया पर आक्रमण किए जाते हैं तो वहां व्यापक पैमाने पर धन और जन की हानि होती है और हर सरकारों का यह प्रयास होता है कि वह नागरिक एरिया पर आक्रमण करके वहां की सरकार के ऊपर दबाव बनवाएं और अपने लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं सफल हो जाएं। तो ऐसे में रसिया भी अब यूक्रेन के नागरिक बस्तियों के ऊपर आक्रमण कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन को रसिया चाहता है कि नागरिक दबाव से वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर ले। इसी का परिणाम रहा है कि वहां के संचार रेलवे स्टेशन को तोड़ रहा है, रेलवे लाइन को तोड़ रहा है, पानी सप्लाई टैंकों को ध्वस्त कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बेसिक एनिमिटीज हैं, बेसिक आवश्यकताएं हैं, उन सब से यूक्रेन के नागरिकों को महरूम रख करके कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव डालवाना कि वह रूस की बात को मान लें। अर्थात जो अभी युद्ध का सिनारियो है वो पूरी तरीके से पिछले 7-8 दिनों की अपेक्षा अब अधिक विध्वंसात्मक होने वाला है। अब अधिक हानि करने का प्रयास कहीं न कहीं रसिया करेगा। तो क्या अमेरिका या विश्व की कोई अन्य महाशक्ति यूक्रेन को बचाने आएगी? जैसा कि वहां के नेता बार बार आह्वान कर रहे हैं, नाटो फोर्सेस के साथ आह्वान कर रहे हैं, अमेरिका से आह्वान कर रहे हैं, तो क्या ये शक्तियां इसे बचाने आएंगी? क्या यह यूक्रेन के नेताओं की नादानी नहीं है जो बार बार इन महाशक्तियों से निवेदन कर रहे हैं कि वह उन्हें बचा लें? क्या युद्ध के सिद्धांतों से ये अनभिज्ञ हैं? क्या ये नादान डिप्लोमेटिक्स नहीं है? कहीं ना कहीं ये नादान डिप्लोमेट्स हैं। इन्हें कूटनीति की गहरी समझ नहीं है। कोई भी राष्ट्र इन्हें बचाने वाला नहीं है। अगर इन्हें बचना होगा तो स्वयं के भुजबल पर ही बचना होगा।
जो इनके राष्ट्र के नागरिकों के अंदर ताकत है, या जो इनके अंदर ताकत है इनके राष्ट्र के अंदर, वही इन्हें बचा सकती है। तो ऐसे में यह मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है। रसिया अपने आक्रमण की गतिविधि को बढ़ाएगा, क्योंकि उसे अपने उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा करना है, और जल्द से जल्द वो अपने लक्ष्य को पूरा करने की भरसक कोशिश करेगा। निसंदेह विश्व के जो राष्ट्र इन्हें नैतिक आधार पर तो समर्थन दे सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक आधार पर अभी समर्थन की फिजिकल लेवल पर कोई संभावना नहीं दिख रही है कि इन्हें भौतिक आधार पर कोई समर्थन दें, अपनी सेना को भेजें, या इस तरीके के कोई समर्थन इन्हें प्राप्त हो। ऐसा प्राप्त होता दूर दूर तक अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन यूक्रेन बार बार आह्वान कर रहा है। यह उसके अपने भावनात्मक पक्ष हो सकते हैं, लेकिन यथार्थगत जो पक्ष होते हैं वो शायद इन सारी चीजों से जुदा होते हैं। तो ऐसे में यूक्रेन की जो नागरिक सुविधाएं हैं वह निरंतर बाधित हो रही हैं। यूक्रेन क्या अन्य महाशक्तियों के आगमन से इस युद्ध का समाधान होगा, या यूक्रेन और रसिया को खुद मेज पर बैठकर इस समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? जहां तक मेरा अपना मानना है कि यूक्रेन और रसिया को इस मामले को स्वतः बैठकर सुलझाना चाहिए, आपसी मेज पर आपसी वार्ता के तहत। कुछ चीजें आपसी वार्ता से ही सुलझाई जा सकती हैं। तो ऐसे में यूक्रेन और रसिया को एक ना एक दिन वार्ता की मेज पर तो बैठना ही होगा। तो क्या सब कुछ गंवा करके वार्ता की मेज पर आना बुद्धिमानी होगी? यह कदाप एक बुद्धिमान डिप्लोमेट्स के निर्णय नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं यह सत्य है कि यूक्रेन रसिया के मुकाबले सैन्य पावर में, आर्थिक शक्ति में, क्षेत्रफलीय दृष्टिकोण से, विस्तार की दृष्टि से भी देखा जाए, संसाधन की दृष्टि से भी देखा जाए, तो कहीं ना कहीं एक कमजोर राष्ट्र है। यह बात तुलनात्मक रूप से कही जा रही है। निसंदेह वहां की प्रतिव्यक्तियां हाई हो सकती है यूक्रेन की, लेकिन उसके बावजूद भी जितना रिसोर्सेज रसिया के पास है उसकी तुलना में वो बहुत अदना राष्ट्र है। तो ऐसे में यूक्रेन को इस यथार्थ को स्वीकार करते ही वहां के नेताओं को आपसी वार्ता के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अन्य महाशक्तियों को युद्ध में आमंत्रण भेजना जैसे नादानीपूर्ण कार्रवाइयों का सहारा लेना चाहिए, जो कि कदापि नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में विश्व अभी कोरोना संकट से गुजर रहा था। एक नवीन संकट का सामना कहीं न कहीं संपूर्ण विश्व कर रहा है। इस युद्ध से विश्व का कोई कोना अछूता नहीं रहेगा। विश्व के सभी राष्ट्र किसी न किसी रूप में प्रभावित होंगे। निसंदेह चाहे वो क्रूड ऑयल के हाई प्राइस से ही क्यों ना प्रभावित हों, लेकिन विश्व में अगर कोई भी चहलकदमी होती है तो उसका परिणाम समस्त विश्व की मानवता को चुकाना पड़ता है। तो ऐसे में जब विश्व एक दैवीय त्रासदी से गुजर चुका है, तो ऐसे में मानवकृत त्रासदी को आमंत्रण देना क्या इन बुद्धिजीवी नेताओं को शोभा देता है? तो ऐसे में पुतिन को भी सोचना चाहिए, और यूक्रेन के स्वनामधन्य राष्ट्रपति को भी सोचना चाहिए, जेलेंस्की जी को,
कि वार्ता कर अपने अहम को छोड़कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि यूक्रेन का जनमानस कहीं न कहीं व्यापक स्तर पर इस युद्ध से प्रभावित है। क्योंकि जो वारफील्ड है, वह रूस में नहीं है। वारफील्ड इस समय यूक्रेन बना हुआ है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब का तहस-नहस हो रहा है, वह मात्र और मात्र यूक्रेन में हो रहा है। रसिया की आधी जनता को पता भी नहीं है। वह युद्ध से बिल्कुल निष्प्रभावित है। और यूक्रेन की संपूर्ण जनता प्रभावित है। प्रभावित ही नहीं, यहां तक कि उसका दैनिक जीवन भी चलना दुर्भर हो गया है। वहां के बच्चे, महिलाएं, वृद्ध, दिव्यांग सभी पीड़ित हैं। सभी कहीं न कहीं अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर के कहीं न कहीं चिंतित हैं। उनके राष्ट्रवाद का स्वागत है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक दर्द भी मिल रहा है, जिसे शायद वह भूलने में उन्हें सदियां लग जाएं। दोनों राष्ट्रों को इस यूक्रेन की जनता को दर्द के दूर करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और समझौते की मेज पर जो भी द्वंद्वात्मक पक्ष हैं, उन्हें समाधान की दिशा में ले जाएं। कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका निष्कर्ष वार्ता से न निकला हो या न निकलता हो। सभी समस्याओं का समाधान वार्ता से संभव है। यहां कोई जाति दुश्मनी का प्रश्न नहीं है। यहां एक राष्ट्र के नागरिकों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे में यूक्रेन और रसिया को समझौते की मेज पर समाधान की तलाश करनी चाहिए, ना कि युद्ध भूमि में। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम लगातार आपको युद्ध का सटीक विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।